फ्रेंड, वैसे तो आपको हमारे चैनल पर एक्सेल की काफ़ी सारी वीडियो मिलेंगी जिसमें आप बेसिक से एडवांस एक्सेल तक सीख सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम एक्सेल को 3 लेवल में सीखने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट लेवल बेसिक लेवल है और सेकंड लेवल इंटरमीडिएट लेवल है और थर्ड लेवल एडवांस लेवल है। फर्स्ट लेवल बेसिक में हम एक्सेल के इंटरफेस को जानेंगे, इसकी जनरल सेटिंग के बारे में जानेंगे, टूल बार में होम पेज के टूल्स के बारे में जानेंगे, डेटा टाइपिंग, फॉर्मेटिंग, शॉर्टकट की, ये सब हम बेसिक लेवल में सीखेंगे। फ्रेंड्स, आप वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि जो एक्सेल की बेसिक जानकारी है इसका एक्सेल में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। इसी तरह इंटरमीडिएट लेवल में हम फॉर्मूला, पाइवट टेबल, वैलिडेशन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट टू कॉलम, हाइपरलिंक और डेटा सॉर्टिंग को सीखेंगे। इसी तरह थर्ड लेवल यानी कि एडवांस लेवल में हम मैक्रो और बीवीए के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज की वीडियो में हम एक्सेल के बेसिक के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इंटरफेस की बात कर लेते हैं। जब भी आप एक्सेल ओपन करेंगे तो आपको कुछ ऐसे एक ब्लैंक सीट आपको शो करेगी। यहाँ पर टॉप में जो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं इनको हम टूल बार कहते हैं। तो सबसे पहला टूल बार हमारे यहाँ पे फाइल का है, तो हम फाइल पे क्लिक करते हैं। तो फाइल में सबसे पहले आपको होम पेज मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे एक न्यू का एक ऑप्शन आता है। अगर आपको कोई न्यू एक्सेल सीट ओपन करनी है तो आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास कोई पुरानी एक्सेल सीट आपने कहीं सेव कर रखी है अपने डेस्कटॉप पे या कोई दूसरे फोल्डर में, तो आप उसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इन्फो पे क्लिक करेंगे, आपको एक्सेल की प्रॉपर्टीज और एक्सेल की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो करेगी। आप एक्सेल को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ से हैं। अगर आप सेव पर क्लिक करते हैं तो आपने एक्सेल में जो भी काम किया हुआ है वो काम आपका सेव हो जाता है। और अगर आप सेव एज पर क्लिक करेंगे तो आप उसी फाइल को एक दूसरी कॉपी और बना सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है। अगर आप प्रिंट देना चाहते हैं अपनी एक्सेल सीट को तो आप प्रिंट दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप फाइल को शेयर करना चाहते हैं, जैसे आप अगर आउटलुक यूज करते हैं, अगर आप फाइल को किसी और को शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको शेयर कर सकते हैं। एक्सपोर्ट में आप अपनी एक्सेल सीट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक पब्लिश का एक ऑप्शन दिया गया है। ये पावर बीआई के यूज के लिए रहता है और यहाँ से आप एक्सेल सीट को अपने क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे कुछ 3 ऑप्शन और आ रहे हैं। यहाँ पर आपको अकाउंट की सेटिंग कर सकते हैं, यहाँ से आप फीडबैक कर सकते हैं और ऑप्शन में आप अपने एक्सेल सीट को कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन में भी आप यहाँ पे जनरल सेटिंग्स है, फॉर्मूला की सेटिंग है, डेटा की सेटिंग है। यहाँ पे कस्टमाइजेशन रिबन दिया गया है, तो यानी हमारा जो भी रिबन आ रहा है, यहाँ पे जो टूल बार्स आ रहे हैं इनको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। एड इन्स में आप कोई भी एड इन कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सेल को अपने अकॉर्डिंग आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ब्लॉक दिख रहे हैं। जो भी आपको ब्लॉक दिख रहे हैं इनको हम एक्सेल में सेल्स कहते हैं। इनके अंदर कोई भी हम डेटा टाइप करते हैं, कोई भी इनपुट फिल करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको देखेंगे कि अल्फ़ाबेटिक आपको नंबर मिल रहे हैं ABCD। तो ये सारे जो हमारे हैं ये हमारे सारे कॉलम होते हैं। इनको हम कॉलम कहते हैं। जो टॉप टू बॉटम तक रहते हैं ये सारे हमारे कॉलम्स होते हैं। इसी ऑर्डर में आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ नंबर्स आ रहे हैं। तो ये जो ऑर्डर है स्टार्टिंग टू एंड, इसको हम रो कहते हैं। जैसे 3rd रो, 4th रो, 5th रो, तो इस ऑर्डर को हम एक्सेल में अपने रो कहते हैं। इसके बाद आप नीचे के साइड में देखेंगे यहाँ पे सीट 1 आ रहा है, सीट 2 आ रहा है। तो मैंने एक सीट 2 यहाँ पे ऐड की हुई है। अगर आप प्लस के सिंबल पर क्लिक करेंगे तो आप सीट 3 को भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह आप जितनी भी सीट को ऐड करना चाहें आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। तो अब हम टूल बार का कैसे यूज करते हैं, जिसके लिए हमारे पास एक डेटा होना चाहिए। जिस डेटा पे हम काम करेंगे तो हम टूल्स को काफ़ी आसानी से जान पाएंगे। तो अभी हमने सीट 2 में एक डेटा को पहले से टाइप किया हुआ है। आपके पास डेटा किसी और फॉर्मेट में हो सकता है या किसी और तरह से हो सकता है। तो अभी इस डेटा पे हम टूल्स का यूज करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टूल बार है, होम पेज है। तो होम पेज के जो टूल्स आ रहे हैं इसको हम पहले जानते हैं। यहाँ पे आपको अंडो को आपको ऑप्शन मिलता है, यानी कि जब भी आप एक्सेल शीट में कोई भी चीज़ आप टाइप करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे AEL टाइप करके इंटर किया हुआ है, तो अभी हमने यहाँ पे AEL टाइप किया हुआ है, तो ये हमारा अंडो का ऑप्शन है जिससे हम इसको बैक कर सकते हैं। और ये हमारा रीडो ऑप्शन है तो इसको हम फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये फंक्शन काम करता है। इसके बाद यहाँ पे क्लिपबोर्ड का एक आपको ऑप्शन मिलता है। क्लिपबोर्ड में यहाँ पे कट का एक ऑप्शन है, ये ऑप्शन कॉपी का ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन है। और यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिल रहा है पेस्ट का, जो कि अभी हाईलाइट नहीं है क्योंकि अभी हमने इसको कॉपी नहीं किया है। जब भी हम इसको कॉपी करते हैं, जैसे हमने इसको यहाँ पे कॉपी किया हुआ है,
तो ये हाईलाइट हो जाता है। अब यहाँ पे जो कॉपी किया हुआ है, अब हम इसको कहीं पे और पेस्ट करना चाहते हैं, जैसे हमको इस सेल पे इसी फॉर्मेट को पेस्ट करना है, तो हम जस्ट पेस्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये पेस्ट यहाँ पे हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इसको दोबारा पेस्ट करना चाहें तो हम इसको दोबारा पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे एक फ़ॉन्ट सेक्शन मिलता है, तो फ़ॉन्ट सेक्शन में आप इसका फॉर्मेट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे पहला हेडर लिखा हुआ है, सीरियल नंबर, एजेंट आईडी, एजेंट नेम, लोकेशन, रैंक। तो अभी यहाँ पे इसका जो फॉर्मेट आ रहा है, आप यहाँ से इसको फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। जो भी आप फॉर्मेट देना चाहें आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसको आप बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से इसको इटैलिक कर सकते हैं, यहाँ से इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, अंडरलाइन रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको बॉर्डर देना है, जैसे कि हमने यहाँ पे डेटा को पूरा सिलेक्ट कर लिया है जहाँ तक हमारा डेटा रहता है, यहाँ से आप इसको बॉर्डर दे सकते हैं, जैसे हमने इसको बॉर्डर दिया हुआ है। इसके बाद अगर आप इसके फ़ॉन्ट को भी बढ़ाना चाहते हैं, जैसे अभी इसका फ़ॉन्ट साइज 11 नंबर आ रहा है, अगर आप इसको बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, घटाना चाहें आप इसको घटा सकते हैं। तो अभी हम इसको 12 तक रहने देते हैं। इसके बाद यहाँ से इसको फ़ॉन्ट को इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से इसको फ़ॉन्ट को डिक्रीज कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर आपको कलर का आपको ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप कोई भी कलर देना चाहते हैं, जैसे ये हमारा फॉर्मेट है, हमने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से अगर हम इसको कोई कलर देना चाहेंगे तो हम इसको कलर दे सकते हैं। तो ये हमारा सेल का बैकग्राउंड कलर हो जाता है। अगर हमको कोई टेक्स्ट का कलर देना है तो हम यहाँ से टेक्स्ट का कलर दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसका टेक्स्ट का कलर दे दिया है। इस तरीके से फ़ॉन्ट का एक्सेल में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। इसके बाद यहाँ पे इसका अलाइनमेंट आता है। तो अलाइनमेंट में आप इसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, पहले तो हम इसका अलाइनमेंट हम माउस की हेल्प से भी कर सकते हैं। जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, तो बी सेल और सी सेल के बीच में जो डिवाइडर आ रहा है, हम माउस से 2 बार क्लिक करेंगे। इसी तरीके से सी सेल और डी सेल के बीच में जो डिवाइडर है, हम इसको 2 बार क्लिक करेंगे। इसी तरह से डी कॉलम और ई कॉलम के बीच में यहाँ पर डिवाइडर जो आ रहा है, प्लस का सिंबल बन गया है, इसको हम 2 बार क्लिक करेंगे, हमारा डेटा अरेंज हो जाता है। अब हम लोकेशन कॉलम को भी अरेंज कर लेते हैं। तो ई कॉलम और एफ कॉलम के बीच जो डिवाइडर है, इस पर हम 2 बार क्लिक करेंगे। तो कुछ इस तरीके से आप डेटा को अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम डेटा का सिलेक्शन कर लेते हैं। जहाँ तक हमारा डेटा रहता है हमने सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ से इसका अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो अलाइनमेंट में आप देखेंगे कि टॉप कर सकते हैं, इसको मीडियम कर सकते हैं और इसको हम बॉटम कर सकते हैं। इससे हम इसको लेफ़्ट कर सकते हैं, इससे हम इसको सेंटर में कर सकते हैं और इससे हम इसको राइट में कर सकते हैं। तो अभी हम इसको सेंटर में कर देते हैं। इसके बाद यहाँ से इसको डिक्रीज इंडेंट कर सकते हैं और यहाँ से इसको इंक्रीज इंडेंट कर सकते हैं। यहाँ पे इसका ओरिएंटेशन मिलता है, तो आप इसको ओरिएंटेशन को भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको रैप टेस्ट मिलता है। अगर आपने एक सेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइप किया हुआ है और आप इसको रैप करना चाहते हैं, तो आप इसको रैप टेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे रैंक आ रहा है, तो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं रैंक ऑब्लिक कैटेगरी। अब इसको हमने इंटर कर दिया है, तो आप देखेंगे कि सेल के अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा टाइप किया हुआ है। अगर हम इसको रैप टेस्ट कर देते हैं तो ये फॉर्मेट हमारा कुछ इस तरीके से शो करने लगता है। इसके बाद यहाँ पे एक मर्ज और सेंटर का एक आपको ऑप्शन मिलता है। तो मर्ज और सेंटर क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया हुआ है बेसिक एक्सेल, तो हमने एक सेल के अंदर टाइप किया है और हमारे पास एक के बाद दूसरा सेल आ रहा है, तीसरा सेल है, चौथा सेल है, 5वां सेल है। हम चाहते हैं इन 5 सेल का एक सेल कर दिया जाए, तो हम इसको यहाँ पे मर्ज कर देंगे। मर्ज करेंगे तो ये 5 सेल एक में ही मर्ज हो जाएगा। इस तरह से आप अपनी एक्सेल शीट में कुछ सेल को मर्ज करना चाहते हैं तो आप इसको मर्ज कर सकते हैं। इसके बाद होम पेज में एक अगला सेक्शन नंबर का सेक्शन है। तो अभी हमने डेटा को यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली टाइप किया हुआ है। नंबर सेक्शन के लिए हमारे पास कुछ नंबर फॉर्मेट में होना चाहिए, तो हम यहाँ पे कुछ नंबर फॉर्मेट टाइप कर ले रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ सैंपल नंबर टाइप कर लिए हैं और यहाँ पे एक डेट का फॉर्मेट भी यहाँ पे टाइप किया हुआ है। जो डेट का फॉर्मेट आ रहा है, यहाँ पे हम इसको चेंज करेंगे। अगर हम इसको जनरल कर देंगे तो ये जनरल में हमारा नंबर फॉर्मेट में शो करेगा। अगर हम इसको यहाँ पे नंबर में करेंगे तो ये नंबर फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से शो करेगा। अगर हम इसको चेंज कर देंगे करेंसी में तो ये डॉलर फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से शो करेगा। अगर हम इसको यहाँ से टाइम फॉर्मेट में करेंगे तो टाइम फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से शो करेगा। अगर हम इसको यहाँ से डेट फॉर्मेट में करेंगे तो डेट फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से यहाँ से शो करेगा। इसी तरह से आप यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे हमारा डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम डेटा को पहले सिलेक्ट करेंगे जिसको हम चेंज करना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पे डॉलर का सिंबल आ रहा है, अगर डॉलर पे क्लिक करेंगे तो डॉलर फॉर्मेट में हो जाएगा। यहाँ से हम इसको परसेंट फॉर्मेट में कर सकते हैं।
तो आप देखेंगे कि परसेंट के फॉर्मेट में हो गया है। यहाँ से हम इसको कॉमा फॉर्मेट में कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि वैल्यू कॉमा फॉर्मेट में शो करेगी। यहाँ से जो हमारे पास डेसिमल में नंबर्स आ रहे हैं, जैसे पॉइंट के बाद 00 आ रहा है, अगर इसको हम रिमूव करना चाहें तो हम इसको यहाँ से कुछ इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। अगर आप इसको डेसिमल में चाहते हैं तो डेसिमल को आप इंक्रीज कर सकते हैं, कि आप 2 पॉइंट तक डेसिमल चाहते हैं, 3 पॉइंट तक डेसिमल चाहते हैं, तो यहाँ से आप घटा सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद होम पेज में अगला सेक्शन स्टाइल का सेक्शन है। स्टाइल में पहला ऑप्शन कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक्सेल में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर मैंने पहले से भी वीडियो को अपलोड किया हुआ है। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन आज की वीडियो में भी मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में कुछ आपको बताना चाहूँगा। मान लीजिए अभी हमारे पास एक रैंक कैटेगरी आ रही है, तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग तरह की रैंक है, जैसे बी रैंक है, ए रैंक है। तो हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे वर्क करता है। तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हाईलाइट सेल्स रूल आ रहा है, इसमें आप ग्रेटर देन कोई भी वैल्यू को हाईलाइट कर सकते हैं, लेस देन वैल्यू को हाईलाइट कर सकते हैं। अगर कोई बिटवीन वैल्यू है, यानी दो वैल्यू के बीच की वैल्यू कोई है, उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। अगर कोई इक्वल टू वैल्यू है तो उसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इक्वल टू का आपको दिखाता हूँ कि इक्वल टू कैसे वर्क करता है, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो कुछ इस तरीके का ही डेटा है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मांग रहा है फॉर्मेट सेल डेट आर इक्वल टू, यानी हमारा जो फॉर्मेट है अगर ए के इक्वल में रहता है उसको क्या फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं। यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप रेड फिल करना चाहते हैं या येलो फिल करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको येलो फिल कर दे रहा हूँ, उसके बाद इसको ओके कर दे रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ पे भी ए लिखा हुआ है वहाँ पे येलो कलर से हाईलाइट हो रहा है। अगर मैं इसको बी कर देता हूँ और एंटर करूँगा तो कलर चेंज हो जाएगा। तो फ्रेंड, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे टॉप बॉटम रूल्स आप लगा सकते हैं, डेटा बार लगा सकते हैं, कलर स्केल लगा सकते हैं, आइकॉन को सेट कर सकते हैं, न्यू रूल लगा सकते हैं। कोई अगर आप कस्टमाइज रूल करना चाहते हैं तो आप इसको न्यू रूल भी बना सकते हैं। इसके बाद अगर आपने पहले से कोई रूल लगाया हुआ है सीट में, या आपके सीट में पहले से रूल लगा हुआ है, उसको क्लियर भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे रूल लगाया हुआ है, तो हम अगर इसको क्लियर करना चाहें तो उसको क्लियर भी कर सकते हैं। इसके लिए हमने जहाँ पे रूल लगाया हुआ है उसको सिलेक्ट करेंगे डेटा को, और उसके बाद यहाँ पे क्लियर पे आएंगे। क्लियर में यहाँ पे दो तरह के आपको ऑप्शन मिलते हैं कि क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, यानी जिन सेल को सिलेक्ट किया उन्हीं सेल्स को आप क्लियर करना चाहते हैं, या पूरी सीट में अगर आपके रूल लगे हो तो पूरी सीट को आप क्लियर करना चाहते हैं। अभी हमने यहाँ पे केवल एक ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग दी है, जो कि हमने सेल को सिलेक्ट कर लिया है। तो हम इसको सिलेक्टेड सेल पे क्लिक करेंगे, हमारी जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो यहाँ से क्लियर हो जाती है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है फॉर्मेट एज टेबल। तो आपको यहाँ पे टेबल में जो फॉर्मेट आप देना चाहते हैं, तो काफ़ी तरह के आपको यहाँ पे फॉर्मेट मिलते हैं। तो आप यहाँ से इसको फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं। सेल्स का स्टाइल देना चाहते हैं तो आपको काफ़ी सारे स्टाइल भी मिलते हैं। तो आप यहाँ से सेल्स का स्टाइल आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप स्टाइल देना चाहते हैं। इसके बाद इसका अगला सेक्शन है सेल्स का, जिसमें आपको इंसर्ट मिलता है, डिलीट मिलता है, फॉर्मेट मिलता है। तो इंसर्ट फंक्शन कैसे काम करता है, तो हम इसको रो को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे 4 पे, तो ये पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो एक रो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हमको डिलीट करना है तो हम डिलीट पे क्लिक करेंगे तो रो हमारी डिलीट हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्मेट का आपको ऑप्शन मिलता है। तो फॉर्मेट के ऑप्शन में आप सेल की हाइट विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। आपको काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको एक एडिटिंग का सेक्शन मिलता है, जिसमें आप यहाँ पे सम कर सकते हैं वैल्यू को है। यहाँ से वैल्यू को आप फिल कर सकते हैं और यहाँ से वैल्यू को आप क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर का आपको ऑप्शन दिया हुआ है। आप अगर वैल्यू को सॉर्ट करना चाहते हैं, फिल्टर करना चाहते हैं, तो आप इस टूल की हेल्प से आप इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे इसके बाद फाइंड एंड रिप्लेस दिया है, यानी हमको अपने डेटा में कोई भी चीज़ को फाइंड करना है तो आप यहाँ से फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने एक बार इस पर क्लिक किया हुआ है। अब फाइंड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। हम इस पर सर्च करेंगे गोवा। तो गोवा पे हम क्लिक करेंगे तो जहाँ पर भी हमारे एक्सेल डेटा के अंदर गोवा लिखा हुआ है वो सेल हाईलाइट हो जाएगा। इसके बाद अगला सेक्शन एनालिसिस का है, जिसमें हम डेटा एनालिसिस करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने एक्सेल सीट में अपने होम पेज के बेसिक टूल्स के बारे में जाना है। फ्रेंड्स, अभी तक हम एक्सेल के बेसिक लेवल में एक्सेल के इंटरफेस के बारे में जान चुके हैं, इसकी जनरल सेटिंग्स के बारे में हम जान चुके हैं, होम पेज के जो टूल्स हैं उनके बारे में हम जान चुके हैं, डेटा को कैसे टाइप करते हैं इसको जान चुके हैं, फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं इसके बारे में भी जान चुके हैं। अब हम शॉर्टकट कीज के बारे में जानेंगे।
तो अभी मैं आपको कुछ बेसिक सी शॉर्टकट कीज के बारे में बताऊंगा जिनका एक्सेल में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। तो पहला शॉर्टकट कीज है बोल्ड, जिसको हम कंट्रोल के साथ में बी प्रेस करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी टेक्स्ट लिखा है, अगर हम इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। आप जितने भी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और जस्ट कंट्रोल बी को हम प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे कि जिस सेल को हमने सिलेक्ट किया हुआ है वो सारा बोल्ड हो गया है। इसी तरीके से अगेन हम कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो ये अनबोल्ड हो जाएगा। तो बोल्ड करने का शॉर्टकट कीज कमांड है कंट्रोल प्लस बी। तो इस तरीके से हम इसको बोल्ड कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा शॉर्टकट की है कॉपी। कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल सी को प्रेस करते हैं, जिससे हम कोई भी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। एक बार हम इसको कंट्रोल सी करते हैं तो हम कंट्रोल सी प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो पर्टिकुलर सेल है वो कॉपी हो चुका है। तो अभी तक हमने इसको कॉपी किया हुआ था। कॉपी करने के बाद अगर हमको पेस्ट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट कीजिए कंट्रोल प्लस बी। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे कॉपी किया हुआ था AEL007 को। अब हम इसको एक्सेल में इस सेल पे यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो हम कंट्रोल बी को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। इसके बाद आता है मूव। जैसे कि हमने कॉपी किया था, कंट्रोल सी प्रेस किया हुआ था और उसको कंट्रोल बी से हमने पेस्ट कर दिया था। अगर हम कोई भी सेल के डेटा को मूव करना चाहते हैं, यानी कि हम उसको कॉपी तो करना चाहते हैं लेकिन हम उसको वहां से मूव करके किसी दूसरी जगह पे पेस्ट करना चाहते हैं, तो मूव करने के लिए इसका शॉर्टकट कीजिए कंट्रोल एक्स। तो इसको एक बार हम देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं AEL007 है। हम कंट्रोल एक्स को प्रेस करेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ से ये मूव हो चुका है और यहाँ पे ये पेस्ट हो चुका है। इसको हम कंट्रोल जेड से वापस आ जाते हैं। इसके बाद शॉर्टकट कीज है जिसको हम ड्रैग करते हैं अप टू डाउन के लिए, जिसका शॉर्टकट कीज है कंट्रोल डी। तो हम क्या चीज ड्रैग कर सकते हैं, यानी हमने कोई फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला को ड्रैग कर सकते हैं, या कोई फॉर्मेटिंग है उसको फॉर्मेटिंग को हम ड्रैग करना चाहते हैं। तो टॉप टू बॉटम के लिए जब भी हम ड्रैग करते हैं तो कंट्रोल डी को हम प्रेस करते हैं। तो एक बार मैं आपको इसका यूज करके दिखा दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया है 1, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ = +1। अब मैंने यहाँ पे जो फॉर्मूला को अप्लाई किया है, इसको अगर मुझे ड्रैग करना है तो हम इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल डी को प्रेस कर देंगे। आप देखेंगे कि फॉर्मूला सारे में अप्लाई हो चुका है। इसके बाद आता है लेफ्ट टू राइट के लिए अगर हमको ड्रैग करना है तो उसके लिए शॉर्टकट कीजिए कंट्रोल प्लस आर। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे 1 टाइप किया हुआ है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला को लगा रहा हूँ इसमें मैंने +1 को ऐड किया हुआ है। इस फॉर्मूला को हम लेफ्ट टू राइट ड्रैग करेंगे। तो हम यहाँ तक इसको ड्रैग करेंगे तो हम कंट्रोल आर को प्रेस करेंगे तो ये लेफ्ट टू राइट सारे सेल में ड्रैग हो चुका है। इसके बाद शॉर्टकट कीजिए अंडरलाइन के लिए, इसको हम कंट्रोल के साथ में यू प्रेस करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हेडर में सीरियल नंबर, एजेंट आईडी, एजेंट नेम, लोकेशन, रैंक, कैटेगरी दिया है। अगर हमको इसको अंडरलाइन करना है तो हम कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे सबके नीचे यहाँ पे अंडरलाइन हो चुका है। इसी तरीके से अगर हमको अंडरलाइन रिमूव करना है तो कंट्रोल यू अगेन प्रेस करेंगे तो अंडरलाइन यहाँ पे रिमूव हो जाती है। तो हमने यहाँ पे भी इसको अंडरलाइन किया तो आप देखेंगे कि प्रिंस राज में यहाँ पे अंडरलाइन शो कर रहा है। कंट्रोल यू से हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमको कलर फॉर्मेट चेंज करना है तो इसका शॉर्टकट कीजिए Alt+H। देखेंगे कि यहाँ पे जो बैकग्राउंड में कलर फील है इसको हम चेंज करेंगे तो इसके लिए Alt+H हम 2 बार प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कलर कैटेगरी ओपन हो जाती है। इसके बाद हम अपने एरो से इसको मूव करेंगे तो आप जो भी कलर देना चाहते हैं आप इसको एंटर कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि हमने बैकग्राउंड कलर में येलो सेट कर दिया है। इसके बाद अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो इसका शॉर्टकट कीजिए Alt+Fc। तो इसको एक बार हम यूज करते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो टेक्स्ट का कलर आ रहा है हम इसको चेंज करेंगे तो इसके लिए Alt+Fc हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे फिर कलर की एक कैटेगरी ओपन हो जाती है जिसमें हम टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम टेक्स्ट को यहाँ पे ब्लैक कर दे रहे हैं तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट को ब्लैक कर दिया है। इसके बाद अगर हमें अपने डेटा में बॉर्डर देना है तो बॉर्डर के लिए शॉर्टकट कीजिए Alt+HBA। इसको भी यूज करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा डेटा यहाँ पे टाइप किया गया है। तो इस डेटा में हमको बॉर्डर देना है तो पहले हम डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद Alt+HBA प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि जितना भी डेटा है हमने सिलेक्शन किया है उसमें बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। इसके बाद शॉर्टकट कीज है टेक्स्ट को अगर हमें अप करना है तो इसके लिए Alt+H80 प्रेस करेंगे। आप देखेंगे कि डेटा में हमारे पास यहाँ सीरियल नंबर, एजेंट आईडी, एजेंट नेम दिया गया है। ये टेक्स्ट अभी हमारा डाउन फॉन्ट में आ रहा है। अगर इसको हमें टॉप फॉन्ट में करना है तो इसके लिए हम यहाँ पे प्रेस करेंगे Alt+H80। तो आप देखेंगे कि जो टेक्स्ट है वो अप साइड में मूव हो चुका है। इसी तरीके से अगर हमें टेक्स्ट को मीडियम करना है तो इसके लिए शॉर्टकट कीज Alt+HAM है। तो इस बार हमने टेक्स्ट का सिलेक्शन कर लिया है। अब हम प्रेस करेंगे Alt+HAM। तो
तो आप देखेंगे कि जो टेक्स्ट है वो मीडियम फॉन्ट में आ गया है। इसी तरह से अगर हमें टेक्स्ट को डाउन फॉन्ट में करना है तो इसके लिए शॉर्टकट कीजिए Alt H A B। तो हम Alt H A B हमने प्रेस किया हुआ है, तो ये हमारा टेक्स्ट जो है वो डाउन फॉन्ट में यहाँ पे शो कर रहा है। इसके बाद अगर हमें अपने टेक्स्ट का अलाइनमेंट लेफ्ट करना है, के लिए Alt H A L शॉर्टकट कीजिए। एक बार हम इसको अप्लाई करते हैं तो हमने यहाँ पे रैंक कैटेगरी को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम प्रेस करेंगे Alt H A L, तो आप देखेंगे कि जो भी टेक्स्ट है वो सारा लेफ्ट अलाइनमेंट में यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद अगर हमको टेक्स्ट को राइट अलाइनमेंट करना है तो इसके लिए Alt H A R शॉर्टकट कीजिए। तो यहाँ पे हम एक बार इसको Alt H A R प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट है वो राइट में हो जाता है। इसके बाद अगर हमको टेक्स्ट को सेंटर फॉन्ट में करना है तो इसका शॉर्टकट कीजिए Alt H A C। तो मैं आप प्रेस करेंगे Alt H A C, तो आप देखेंगे जो टेक्स्ट का फॉन्ट है वो यहाँ पे सेंटर में शो करता है। इसके बाद शॉर्टकट कीजिए रैप टेक्स्ट। अगर हम सेल के अंदर कोई भी लॉन्ग टेक्स्ट टाइप करते हैं तो उसके लिए हम रैप टेक्स्ट का यूज करते हैं, जिसका शॉर्टकट कीजिए Alt H W। तो आप देखेंगे कि जो F हेडर है यहाँ पे हमने रैंक कैटेगरी टाइप किया हुआ था, लेकिन जो टेक्स्ट का साइज है वो सेल साइज से ज़्यादा है। तो अभी हम इसको रैप टेक्स्ट करेंगे तो इसके लिए Alt H W प्रेस करेंगे तो ये टेक्स्ट जो हमारा है वो रैप हो चुका है। इसके बाद अगला शॉर्टकट कीजिए मर्ज सेल। अगर हमको दो या दो से अधिक सेलों को मर्ज करना है तो इसके लिए शॉर्टकट कीजिए Alt H M C A। तो अभी मैंने यहाँ पे बेसिक एक्सेल को B1 सेल में टाइप किया हुआ है। अब इन सारे सेल को हम एक सेल में करना चाहते हैं तो इसके लिए हम प्रेस करेंगे Alt H M C। तो आप देखेंगे कि हमने 5 सेल को सिलेक्ट किया हुआ था और उसको एक सेल में मर्ज कर दिया है। तो इस तरीके से आप सेल को मर्ज कर सकते हैं। इसके बाद अगला शॉर्टकट की है फ्रीज कॉलम। अगर हमको अपने एक्सेल शीट में कोई भी कॉलम को फ्रीज करना है तो जिसके लिए हम प्रेस करेंगे Alt W F R। इसको एक बार हम अप्लाई करके देखते हैं। आप देखेंगे कि जो हमारा हेडर है यहाँ पे सीरियल नंबर, एजेंट नेम, लोकेशन, रैंक कैटेगरी है। हम अपने माउस की हेल्प से सेल को मूव करते हैं नीचे के साइड में तो जो हेडर है वो ऊपर एक्सेल में हाइड हो जाता है। तो इसको हम कैसे फ्रीज कर सकते हैं, इसको फ्रीज करने के लिए हम यहाँ पे माउस का सिलेक्शन करेंगे तो हम प्रेस करेंगे Alt W F R। तो हमने यहाँ पे इसको फ्रीज कर दिया है। अब हम अपने माउस से सेल को नीचे की साइड मूव करेंगे तो आप देखेंगे जो फर्स्ट हेडर है वो हमारा यहाँ पे फ्रीज हो चुका है। अगर हमको अपने कॉलम के साथ में रो को भी फ्रीज करना है तो इसके लिए Alt W F F शॉर्टकट की है। इसको भी एक बार हम देख लेते हैं। जैसा कि पहले हमने अपने माउस की हेल्प से सेल को डाउन साइड पर मूव किया हुआ था जिससे कि हमारा हेडर है वो हाइड हो रहा था, इसी तरह से अगर हम इसको राइट साइड को मूव करेंगे तो लेफ्ट साइड के जो आपको सेल है वो सारे यहाँ पे हाइड होने लग जाएंगे। इसके लिए अगर हमको कॉलम और रो को दोनों को फ्रीज करना है तो इसके लिए शॉर्टकट की है Alt W F F। तो आप देखेंगे कि जो टॉप का हेडर है वो हमारा यहाँ पे फ्रीज हो चुका है। अब हम सेल को नीचे मूव करेंगे। इसी तरह से अगर हम अपने सेल को राइट साइड को मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारे लेफ्ट साइड के सेल है वो भी यहाँ पे फ्रीज हो चुके हैं। इसके बाद अगर हम इनको अनफ्रीज करना चाहते हैं तो अनफ्रीज करने का भी शॉर्टकट की है Alt W F F। तो अभी हम इसको यहाँ पे Alt W F F प्रेस करते हैं तो हमने Alt W F F से इसको अनफ्रीज कर दिया है। तो एक बार हम अपने माउस की हेल्प से सेल को डाउन करते हैं तो आप देखेंगे कि हेडर जो हमारा है वो हाइड होने लग गया। इसी तरह से माउस से हम राइट साइड को मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि जो लेफ्ट साइड के सेल है वो सारे यहाँ पे हाइड होने लगे हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक्सेल की बेसिक सी शॉर्टकट कीज है जिनका एक्सेल में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। हमारी एक्सेल में नेक्स्ट लेवल, इंटरमीडिएट लेवल्स है जिसके बारे में हम जानेंगे। फ्रेंड्स, एक्सेल के इंटरमीडिएट लेवल में पहले हम फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। वैसे तो एक्सेल में काफ़ी सारे फॉर्मूला हैं, लेकिन आज हम कुछ बेसिक फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम सम फंक्शन के बारे में जानेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एक डेटा लिया हुआ है, यहाँ पर कुछ अमाउंट आ रहा है, तो इस अमाउंट को हम सम करेंगे फॉर्मूला के द्वारा। तो जब भी हम एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम इक्वल टू प्रेस करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करेंगे, टाइप करेंगे सम, इसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पे नंबर मांग रहा है तो नंबर में हम रेंज का सिलेक्शन करेंगे जहाँ तक हमारा डेटा रहता है, या जितने डेटा को हमें सम करना है उतनी रेंज को हम सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद हम ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी वैल्यू को हमने सिलेक्शन किया था उसका टोटल यहाँ पर शो करता है। अगर हमको एक्सेल में कोई भी वैल्यू को सम करना होता है तो इसको हम दूसरी तरह से भी सम कर सकते हैं। इसके लिए हम इक्वल टू प्रेस करेंगे, उसके बाद वैल्यू का सिलेक्शन करेंगे, इसमें हम प्लस करेंगे, अगेन से दूसरी वैल्यू का सिलेक्शन करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर वैल्यू का सिलेक्शन करेंगे। इस तरह से जितनी भी वैल्यू रहती है हम उसको प्लस करके सिलेक्शन करते रहेंगे। इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो जितनी वैल्यू का हमने सिलेक्शन किया है उसका यहाँ पे टोटल शो करेगा। इसी तरह एक्सेल में एक दूसरा फॉर्मूला है एवरेज का
फॉर्मूला है। अगर हमको कोई भी वैल्यू के अगेंस्ट में उसका एवरेज फाइंड करना है तो इसके लिए हम फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। टाइप करेंगे इज इक्वल टू एवरेज, इसके बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे नंबर मांग रहा है तो नंबर में हम रेंज का सिलेक्शन करेंगे। जितनी वैल्यू का हमको एवरेज निकालना है हम डेटा का सिलेक्शन करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे कि इसका जो एवरेज आ रहा है वो 2900 रुपीज़ यहाँ पे एवरेज शो कर रहा है। अगर हमको अपने एक्सेल सीट में कोई भी काउंट करना है तो काउंट के लिए भी एक फॉर्मूला है जिसके लिए हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इज इक्वल टू प्रेस करेंगे और टाइप करेंगे काउंट, ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पर वैल्यू मांग रहा है तो वैल्यू में हम डेटा का सिलेक्शन करेंगे जहाँ तक हमारा डेटा रहता है। इसके बाद ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर टोटल 12 काउंट यहाँ पे शो कर रहा है। इसके बाद एक दूसरा फॉर्मूला और है जिसको हम काउंट ए कहते हैं। काउंट ए के फॉर्मूला से हम अल्फ़ाबेटिक को काउंट करते हैं, जबकि हम काउंट का फॉर्मूला लगाते हैं वो केवल न्यूमेरिक पे ही वर्क करता है। तो अभी हम यहाँ पे काउंट ए अप्लाई करेंगे। टाइप करेंगे इज इक्वल टू काउंट ए, ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे वैल्यू मांग रहा है तो वैल्यू में हम अल्फ़ाबेटिक को सिलेक्शन करेंगे, यानी कि जो सेल के अंदर हमारा अल्फ़ाबेटिक टाइप किया गया है ये केवल उसको ही काउंट करेगा। तो हमने डेटा का सिलेक्शन कर लिया है। इसके बाद हम ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका काउंट 12 शो कर रहा है। अगर केवल यहाँ पर मैं काउंट का फंक्शन अप्लाई करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक वैल्यू का सिलेक्शन करता हूँ तो आप देखेंगे कि काउंट फंक्शन यहाँ पे काम नहीं करेगा। इसी के लिए हम यहाँ पे काउंट ए का फंक्शन अप्लाई करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि काउंट ए और काउंट में क्या डिफरेंस है। काउंट का फंक्शन केवल न्यूमेरिक में वर्क करता है, जबकि काउंट ए का फंक्शन हम अप्लाई करते हैं वो अल्फ़ाबेटिक को भी काउंट करता है। इसके बाद काउंट का एक और फंक्शन है जिसको हम काउंट इफ़ कहते हैं। इसमें हम कोई भी कंडीशन दे सकते हैं, जैसे अभी हमारे पास यहाँ पे आईडीज़ आ रही हैं, हम इन आईडीज़ का काउंट करना चाहते हैं कि वो आईडी कितने बार रिपीट हुई है। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इज इक्वल टू काउंट इफ़, ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पे रेंज मांग रहा है तो रेंज में हमने डेटा का सिलेक्शन कर लिया है जहाँ तक हमारा डेटा रहता है। इसके बाद हम कॉमा प्रेस करेंगे और क्राइटेरिया मांग रहा है तो क्राइटेरिया में हमने इसका सिलेक्शन किया हुआ है। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद इस वैल्यू को हम फ्रीज कर देंगे। हमने इसको डॉलर के साइन से यहाँ पे फ्रीज कर दिया है। इसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद फॉर्मूला को हम नीचे तक ड्रैग करेंगे जहाँ तक हमारा डेटा रहता है। आप देखेंगे कि जो भी आईडीज़ हैं वो केवल एक ही बार रिपीट हुई हैं, इसीलिए यहाँ पर 1 शो कर रहा है। अगर मान लीजिए AEL001 हमारी आईडी रिपीट हो रही है डेटा में, तो यहाँ पे देखेंगे कि आईडी का जो काउंट है वो 2 टाइम्स शो कर रहा है, यानी कि ये आईडी 2 टाइम्स रिपीट हुई है। तो इस तरह से काउंट इफ का फंक्शन वर्क करता है। इसके बाद एक फंक्शन आता है बी लुकअप, जो कि एक्सेल में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। तो बी लुकअप का फंक्शन कैसे काम करता है इसको भी हम अप्लाई करके देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ सैंपल आईडी यहाँ पे दी गई हैं और हमें सैंपल आईडी के अगेंस्ट में यहाँ पे नेम को फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पे कुछ सैंपल आईडी को नोट कर लिया है। अब हम यहाँ अपने मास्टर डेटा से इन आईडीज़ के अगेंस्ट में नेम को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे इज इक्वल टू बी लुकअप। लुकअप वैल्यू में हम आईडीज़ का सिलेक्शन करेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे। टेबल एरे में हम यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे एजेंट आईडी से एजेंट नेम, क्योंकि एजेंट आईडी के अगेंस्ट में हमको नेम फाइंड करना है। तो आप देखेंगे कि एजेंट आईडी से एजेंट नेम जो कॉलम आ रहा है वो सेकंड कॉलम है। तो कॉमा 2 प्रेस करेंगे। इसके बाद कॉमा देके 0 प्रेस करेंगे और फॉर्मूला को बंद करेंगे। इसके बाद हम इसको इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद जो हमने रेंज का सिलेक्शन किया है इसको हम डॉलर से फ्रीज कर देते हैं कुछ इस तरह से। इंटर प्रेस करेंगे और फॉर्मूला को नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो आप देखेंगे कि जो AEL002 है इसके अगेंस्ट में संतोष नाम इस डेटा से फाइंड कर रहा है। इसी तरह AEL006 में अमित नाम फाइंड कर रहा है और AEL009 में सोनू नाम यहाँ पे फाइंड कर रहा है। तो कुछ इस तरह से बी लुकअप का फंक्शन काम करता है। इसके बाद एक्सेल में एक फंक्शन है अपर फंक्शन। इसका फॉर्मेटिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। जब भी हमारे पास कोई डेटा होता है और हमको डेटा कैप्स वैल्यू में चाहिए होता है तो हम इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अपर। टाइप करेंगे इज इक्वल टू अपर, ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पर टेक्स्ट मांग रहा है तो टेक्स्ट में हमने इस टेक्स्ट का सिलेक्शन किया हुआ है। फॉर्मूला को बंद करके इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो रमेश नाम आ रहा था ये सारे कैप्स में यहाँ पे शो कर रहा है। इसके बाद फॉर्मूला को हम नीचे तक सिलेक्शन करेंगे और ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि जितनी भी वैल्यू में हमारा डेटा था वो सारा यहाँ पे कैप्स में शो करने लग गया है। इसी तरह अगर हमको डेटा स्मॉल फॉर्मेट में चाहिए यानी कि लोअर फॉर्मेट में चाहिए तो हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू लोअर,
ब्रैकेट लगाएंगे, इसमें टेक्स्ट मांग रहा है तो हम टेक्स्ट का सिलेक्शन करेंगे और ब्रैकेट को बंद करके इंटर प्रेस करेंगे। आप देखेंगे कि जो रिजल्ट यहाँ पे शो कर रहा है वो सारे लेटर्स यहाँ पे स्मॉल में हो गए हैं। इसके बाद इस फॉर्मूला को हम नीचे तक ड्रैग कर देते हैं जहाँ तक हमारा डेटा रहता है, तो सारी वैल्यू यहाँ पे स्मॉल लेटर में शो करने लग जाती है। इसके बाद अगला फॉर्मूला है प्रॉपर फॉर्मूला। जैसा कि हमने पहले फॉर्मूला में जाना था कि अपर फॉर्मूला जब भी हम अप्लाई करते हैं तो हमारी जो वैल्यू है वो कैप्स में शो करने लग जाती है। इसी तरह से अगर हम लोअर फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं तो वैल्यू हमारी स्मॉल फॉर्मेट में शो करने लग जाती है। अगर हम प्रॉपर फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला में जो हमारी वैल्यू है वो प्रॉपर फॉर्मेट में शो करने लग जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे डेटा में यहाँ पे कुछ कैप्स में दिया गया है, यहाँ पर भी देखेंगे कि कुछ कैप्स फॉर्मेट में दिया गया है। तो इसको हम प्रॉपर फॉर्मेट में कैसे कर सकते हैं, तो हम टाइप करेंगे इक्वल टू प्रॉपर। इसके बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट मांग रहा है तो टेक्स्ट में हमने टेक्स्ट का सिलेक्शन किया है, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब हम इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद इस फॉर्मूला को हम नीचे तक ड्रैग करते हैं। तो फॉर्मूला को ड्रैग करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे डेटा में जहाँ पर भी कैप्स में दिया गया था या स्मॉल में दिया गया है या प्रॉपर फॉर्मेटिंग में नहीं दी गई है वो भी यहाँ पर प्रॉपर फॉर्मेट में शो करने लग जाता है। इसी तरह एक्सेल में एक फंक्शन है मिन फंक्शन। मिन फंक्शन में हम कोई भी एक्सेल में मिनिमम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास यहाँ पे अमाउंट आ रहा है, अब इस अमाउंट में हमको फाइंड करना है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। इसके लिए हम फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, टाइप करेंगे इक्वल टू मिन, ब्रैकेट लगाएंगे। नंबर मांग रहा है तो नंबर में हम रेंज का सिलेक्शन करेंगे, जितने डेटा में हमको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है उस डेटा का सिलेक्शन करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे। इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि इस डेटा के अंदर जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो 1100 रुपीज़ है। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी डेटा के अंदर से मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो मिन फंक्शन के द्वारा आप फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि हमने मिन फंक्शन में सबसे छोटी वैल्यू को फाइंड किया हुआ है, इसी तरह मैक्स फंक्शन में हम सबसे मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इसको हम अप्लाई करेंगे, टाइप करेंगे इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पे नंबर मांग रहा है तो नंबर में हम रेंज का सिलेक्शन करेंगे, जितनी वैल्यू में हमको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है हमने रेंज का सिलेक्शन कर लिया है। ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो इतनी वैल्यू के अंदर जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो 5700 रुपीज़ है। तो इस तरीके से अगर आपको डेटा में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो आप मैक्सिमम वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद एक्सेल का एक फंक्शन है लेफ्ट फंक्शन। अगर हमको कोई लेफ्ट की कोई भी वैल्यू को पिक करना है तो लेफ्ट फंक्शन से हम इसको पिक कर सकते हैं। चलिए इसको एक बार हम ट्राई करके देखते हैं। टाइप करेंगे इक्वल टू LEFT लेफ्ट, ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पर टेक्स्ट मांग रहा है तो टेक्स्ट में हमने एजेंट ID का सिलेक्शन किया हुआ है, कॉमा प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे नंबर कैरेक्टर्स मांग रहा है कि आपको लेफ्ट में कितने नंबर चाहिए। तो अभी हमको लेफ्ट में AEL यानी हमको 3 डिजिट चाहिए, तो हम यहाँ पे 3 टाइप करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे कि लेफ्ट से हमने 3 वैल्यू को यहाँ पे पिक कर लिया है। इसके बाद हम फॉर्मूला को नीचे तक ड्रैग करेंगे तो इस तरीके से लेफ्ट की 3 वैल्यू को हम पिक कर सकते हैं। अगर हमको लेफ्ट से केवल 2 वैल्यू का ही पिक करना है तो हम यहाँ पे 3 की जगह यहाँ पे 2 टाइप करेंगे और इसको इंटर प्रेस करेंगे और फॉर्मूला को नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो ये लेफ्ट से 2 वैल्यू को ही पिक करेगा। लेफ्ट फंक्शन की तरह एक्सेल में एक राइट का फंक्शन है जिसमें हम राइट से वैल्यू को पिक कर सकते हैं। तो इसको भी हम अप्लाई करते हैं, टाइप करेंगे इक्वल टू राइट, ब्रैकेट लगाएंगे, टेक्स्ट का सिलेक्शन करेंगे, कॉमा को प्रेस करेंगे और यहाँ पे नंबर कैरेक्टर्स मांग रहा है। जैसे हमने लेफ्ट में नंबर को पिक किया हुआ था तो हम राइट के लिए भी नंबर को पिक करेंगे। तो अभी हमको लास्ट के 1 डिजिट को पिक करना है तो हम यहाँ पे 1 टाइप करेंगे, फॉर्मूला को बंद करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे कि हमने राइट से 1 वैल्यू को पिक कर लिया है। अब इस फॉर्मूला को हम नीचे तक ड्रैग कर देते हैं तो रिजल्ट कुछ इस तरह से आपको शो करेगा। इसके बाद एक एक्सेल का फंक्शन है लेंथ फंक्शन यानी लेन फंक्शन। इसमें हम एक्सेल में कोई भी वैल्यू की लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। तो इसको हम टाइप करेंगे इक्वल टू LEN, ब्रैकेट लगाएंगे। इसमें हम टेक्स्ट का सिलेक्शन करेंगे, ब्रैकेट को बंद करके इंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे कि जो सेल में यहाँ पे टाइप किया गया है इसकी लेंथ 6 डिजिट है। इसको हम नीचे तक ड्रैग कर देते हैं फॉर्मूला को। तो इस तरह से आप डेटा में एक्यूरेसी को भी फाइंड कर सकते हैं कि उसकी लेंथ क्या है। एक्सेल में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फंक्शन इफ फंक्शन है। इफ फंक्शन का मीन्स है कि आप एक्सेल में अपने डेटा में कोई भी कंडीशन के अगेंस्ट में रिजल्ट चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2000, 2300, 5300 कुछ डेटा दिया गया है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर वो डेटा 3000 से नीचे है तो वो नॉट ओके आ जाए और 3000 से ऊपर है तो वो ओके आ जाए। इसके लिए हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इक्वल टू इफ़,
लॉजिकल टेक्स्ट मांग रहा है, तो लॉजिकल टेक्स्ट में हमने सेल का सिलेक्शन किया हुआ है। अब हम इसमें लॉजिक देना चाहते हैं कि लेस देन 3000 है, तो मैंने यहाँ पे 3000 टाइप किया हुआ है, कॉमा को प्रेस किया हुआ है। तो हमें क्या वैल्यू चाहिए, तो हमें वैल्यू चाहिए नॉट ओके। तो हमने कोटेशन मार्क लगा के यहाँ पे नॉट ओके लिख दिया है। कोटेशन मार्क को बंद करेंगे, कॉमा लगाएंगे और फॉल्स वैल्यू हम क्या रिजल्ट चाहते हैं, फॉल्स वैल्यू हम रिजल्ट चाहते हैं कि अगर ये 3000 से ऊपर रहता है तो यहाँ पे ओके आ जाए। तो इसको भी हम कोटेशन मार्क में लिखेंगे ओके। फॉर्मूला को बंद करेंगे, इंटर को प्रेस करेंगे। आप देखेंगे कि ये 3000 से लोअर वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे नॉट ओके आ रहा है। अब हम इस फॉर्मूला को नीचे तक ड्रैग कर देते हैं तो रिजल्ट कुछ इस तरह से शो करेगा। ये यहाँ पे 5300 है, यानी 3000 से ऊपर वैल्यू है, तो यहाँ पे ये ओके आ रहा है। ये भी 3000 से ऊपर है तो ये भी ओके आ रहा है। 5700 यहाँ पे वैल्यू है तो ये भी ओके आ रहा है। तो कुछ इस तरह से इफ फंक्शन एक्सेल में वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, अब हम पाइवट टेबल के बारे में जानेंगे। एक्सेल में पाइवट टेबल का काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम एक्सेल में पाइवट टेबल को क्यों यूज करते हैं। तो अभी आप हमारे पास एक डेटा देख रहे हैं, यहाँ पे मंथ दिया गया है, नेम दिया गया है और सेल्स का अमाउंट दिया गया है। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही छोटा सा बेसिक सा डेटा लिया है जिससे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि पाइवट टेबल कैसे वर्क करता है। मान लीजिए हमको मंथ वाइज सेल्स का टोटल अमाउंट पता करना है। इसके लिए हम कैसे इसको पता कर सकते हैं, इसके लिए हम पाइवट टेबल के यूज के द्वारा भी हम पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेटा का सिलेक्शन करेंगे। जितना भी हमारे पास डेटा रहता है हम पहले डेटा का सिलेक्शन कर लेते हैं। तो हमने डेटा का सिलेक्शन कर लिया। इसके बाद हम अपने टूल बार में जाएंगे, यहाँ पर आपको इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा। इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पाइवट टेबल का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ से हम पाइवट टेबल को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से इसको अप्लाई नहीं करना चाहते तो इसको एक शॉर्टकट की के द्वारा भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट की हम प्रेस करेंगे ऑल्ट DP। जैसे ही ऑल्ट DP हम प्रेस करेंगे तो एक विजार्ड आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे रेंज का सिलेक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा और हमने रेंज का सिलेक्शन पहले से भी किया हुआ है। अगर रेंज का सिलेक्शन प्रॉपर नहीं होता है तो आप रेंज का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अगर आप न्यू वर्कशीट को सिलेक्ट करेंगे तो पाइवट है वो हमारा एक नई वर्कशीट पे अप्लाई हो जाएगा। अगर एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो इसी सीट पे पाइवट टेबल हमारी अप्लाई हो जाएगी। तो अभी हम इसको यहाँ पे न्यू वर्कशीट रहने देते हैं। इसके बाद हम इसको फिनिश करेंगे। फिनिश करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको सारे हेडर्स दिखेंगे, जो भी हमारे एक्सेल डेटा में हेडर्स हैं वो सारे आपको यहाँ पे शो करेंगे। तो हेडर्स को हम यहाँ पे रो में भी डाल सकते हैं, कॉलम में भी डाल सकते हैं। तो पहले मैं रो में यहाँ पे सिलेक्शन करके दिखाता हूँ। तो हेडर्स को हमने रो में यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया है। तो आप देखेंगे कि मंथ हमको कुछ इस फॉर्मेट में यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद जो सेल्स का डेटा आ रहा है उसको हम वैल्यू में यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे जनवरी मंथ के अगेंस्ट में उसका टोटल सेल्स यहाँ पे शो कर रहा है। फरवरी मंथ के अगेंस्ट में उसका टोटल यहाँ पे शो कर रहा है। मार्च के अगेंस्ट में यहाँ पे उसका मार्च का टोटल शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप मंथ वाइज टोटल सेल्स को निकाल सकते हैं। अभी हमने मंथ को रो फॉर्मेट में निकाला हुआ है। अगर आप इसको कॉलम फॉर्मेट में चाहते हैं तो आप यहाँ रो से मूव करके इसको कॉलम में यहाँ पे सेट करेंगे तो आपको डेटा कुछ इस तरह से दिखेगा। इसको वापस रो फॉर्मेट में यहाँ पे मूव कर दे रहा हूँ तो हमारा डेटा कुछ इस तरह से यहाँ पे शो करता है। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि एक्सेल में पाइवट टेबल का यूज क्यों किया जाता है। अभी मैंने यहाँ पे उदाहरण के लिए एक बहुत छोटा सा डेटा यहाँ पे लिया हुआ है। आपका डेटा कुछ अलग फॉर्मेट में भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने एक्सेल सीट में पाइवट टेबल को जाना है। अब हम डेटा वैलिडेशन को जानेंगे। तो डेटा वैलिडेशन को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि डेटा वैलिडेशन क्या होता है। एक्सेल में जब भी हम डेटा वैलिडेशन को लगाते हैं तो हम पर्टिकुलर सेल के अंदर ये कंडीशन देते हैं कि वहाँ पे जो भी हम डेटा वैलिडेशन लगाएंगे तो वो पर्टिकुलर वैल्यू को ही पिक करे, अदरवाइज कोई और डेटा को वो एक्सेप्ट ना करे या फिर वो एरर हाईलाइट करे। तो हम वैलिडेशन को कैसे अप्लाई करते हैं, इसके लिए हम अपने टूल बार में जाएंगे। यहाँ पे आपको डेटा का ऑप्शन मिलेगा। डेटा के ऑप्शन में यहाँ पे आपको डेटा वैलिडेशन का आपको एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ से हम इसको ओपन कर सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ से ओपन नहीं करते हैं तो हम शॉर्टकट की के द्वारा भी इसको ओपन कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की है Alt+AVV। जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे सेटिंग दिया गया है। तो सेटिंग में यहाँ पे अलाउ मांग रहा है कि अलाउ आप क्या करना चाहते हैं। यहाँ पे अभी एनी वैल्यू आ रहा है। तो अलाउ में आपको यहाँ पे काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक लिस्ट का ऑप्शन है जो ज़्यादा यूज होता है। पहले मैं आपको लिस्ट के ऑप्शन को बताता हूँ। तो मैंने लिस्ट का ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है।
लिस्ट का ऑप्शन जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सोर्स मांग रहा है कि आप सोर्स क्या देना चाहते हैं। तो सोर्स में हम यहाँ पे दे रहे हैं यस कॉमा नो। तो हमने यहाँ पे सोर्स में केवल 2 सोर्स दिए हैं, यस और नो। इसके बाद हम यहाँ पे इसको ओके करेंगे। तो आप ओके करेंगे तो यहाँ पे एक लिस्ट आपको यहाँ पे शो हो जाएगी ड्रॉप डाउन में। तो आप यहाँ पे इसको पिक कर सकते हैं यस, या आप अगर इसको नो करना चाहें तो आप इसको नो कर सकते हैं। इसी तरह से हम इसको नीचे तक ड्रैग कर देते हैं तो ये हमारे बाकी सेल में भी अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं यस नो अपने अकॉर्डिंग। अगर मैं यहाँ पे कोई और वैल्यू को टाइप करूँगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 वैलिडेशन दिए हैं यस और नो। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे कुछ और टाइप करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया है पेंडिंग और इंटर प्रेस करूँगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक पॉपअप शो कर रहा है जो कि यहाँ पे एरर दे रहा है। तो यहाँ पे पेंडिंग ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, यहाँ पे यस और नो केवल 2 ही चीज़ एक्सेप्ट करेगा। इसी तरह से आपको डेटा वैलिडेशन में काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ, कस्टम। आप अपने अकॉर्डिंग डेटा वैलिडेशन को अप्लाई कर सकते हैं। डेटा वैलिडेशन के ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो अपलोड की हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप डेटा वैलिडेशन के बारे में प्रॉपर जानना चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो को देखिए। हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी हम अपने एक्सेल डेटा में कोई भी कंडीशन देना चाहते हैं या कोई भी वैल्यू को हाईलाइट करना चाहते हैं या कोई भी वैल्यू को पर्टिकुलर कलर देना चाहते हैं, तो उसमें हम कंडीशन को अप्लाई करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए हम अपने होम टूल बार में जाते हैं। यहाँ पे आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का आपको एक ऑप्शन मिलता है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हाईलाइट सेल्स आ रहा है। तो हाईलाइट सेल्स में हम ग्रेटर देन कोई भी सेल्स को हाईलाइट कर सकते हैं, लेस देन वैल्यू को हाईलाइट कर सकते हैं। अगर कोई 2 वैल्यू हैं उनके बीच की वैल्यू को हमको हाईलाइट करना, जैसे मान लो हमारे पास काफ़ी सारा डेटा दिया गया है, हमको हाईलाइट करना 5 से 10 के बीच में। तो 5 से 10 के बीच में जहाँ पे भी वैल्यू रहेगी उसको हाईलाइट कर सकते हैं। इक्वल टू है, इक्वल टू से भी हाईलाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं। तो अभी हम यहाँ पे इक्वल टू को समझेंगे। इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग देने के लिए पहले हम डेटा का सिलेक्शन करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे मंथ दिया गया है, मैं चाहता हूँ जहाँ पर भी जनवरी मंथ दिया गया है वो कलर में हाईलाइट हो जाए। तो पहले हम डेटा का सिलेक्शन करेंगे। हमने डेटा का सिलेक्शन कर लिया है। इसके बाद हम अपने होम टूल बार में जाएंगे और यहाँ पे आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग मिलेगा। यहाँ पर हम हाईलाइट सेल्स में जाएंगे और इस बार हम इसको इक्वल टू को सिलेक्ट करेंगे। इक्वल टू को सिलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको एक विंडो शो करेगी। यहाँ पे हम टाइप कर देंगे JAN, यानी जैन के इक्वल टू में हमको क्या चाहिए। यहाँ पे हम इसको फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। अभी यहाँ पे लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट आ रहा है। अगर हमको कोई कस्टम फॉर्मेटिंग देनी है तो हम यहाँ से इसको कस्टम फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। मान लीजिए हम इसको येलो कलर में हाईलाइट करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे इसको येलो सिलेक्ट कर लिया है। आप सैंपल में देख सकते हैं येलो कलर यहाँ पे आपको शो करने लग जाएगा। इसके बाद हम इसको ओके करेंगे और इसको फाइनल ओके करेंगे। तो जहाँ पर भी हमारे डेटा में जनवरी दिया गया होगा वहाँ पे येलो कलर से हाईलाइट हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे मार्च लिखा हुआ है, इसको अगर मैं जनवरी कर देता हूँ और इंटर प्रेस करूँगा तो ये भी येलो कलर में हाईलाइट हो जाएगा, क्योंकि हमने इस रेंज के अंदर पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई किया हुआ है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर भी काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं, जैसे टॉप बॉटम रूल्स हैं, डेटा बार्स है, कलर स्केल्स है, न्यू रूल है, क्लियर रूल है। अगर हमने जिस सेल पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई किया है, अगर हम उसको रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से हम उसको क्लियर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको डेटा बार्स को एक बार आपको बताना चाहूँगा। डेटा बार्स के लिए हमने एक बार यहाँ पे अमाउंट का सिलेक्शन कर लिया है। हमारा जो सेल्स का अमाउंट है हमने यहाँ पे सिलेक्शन किया हुआ है। इसके बाद होम टूल बार में जाएंगे और यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। अब डेटा बार्स पे हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के डेटा बार्स आपको मिल जाएंगे। तो हमने यहाँ पे डेटा बार्स का सिलेक्शन किया हुआ है। आप देखेंगे कि सेल्स के अंदर में डेटा बार यहाँ पे शो कर रहा है अमाउंट के अकॉर्डिंग। तो कुछ इस तरह से आप अपनी एक्सेल सीट में कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज कर सकते हैं। अगर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने पहले से वीडियो बनाई हुई है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो से कंडीशनल फॉर्मेटिंग को डिटेल्स में जान पाएंगे। अब हम एक्सेल में टेक्स्ट टू कॉलम को जानेंगे। टेक्स्ट टू कॉलम का एक्सेल में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। तो आप देखेंगे कि हमारे डेटा में यहाँ पे नेम आ रहे हैं, तो नेम में यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ रहा है एक ही सेल के अंदर। अगर हम इसको स्प्लिट करना चाहते हैं तो जिसके लिए हम टेक्स्ट टू कॉलम को अप्लाई करेंगे। टेक्स्ट टू कॉलम को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम डेटा का सिलेक्शन कर लेंगे। हमने डेटा का सिलेक्शन कर लिया है। इसके बाद हम अपने टूल बार में जाएंगे। यहाँ पे आपको डेटा टूल बार मिलेगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट टू कॉलम का आपको एक ऑप्शन मिलेगा। तो आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। अगर आप इसको शॉर्टकट की के द्वारा ओपन करना चाहते हैं तो इसका शॉर्टकट की होता है Alt-A-E-E।
आप जैसे ही Alt A E E प्रेस करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की विंडो आपको शो करेगी। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, डेलीमिटेड और फिक्स विथ। तो इस डेटा को हम डेलीमिटेड से स्प्लिट करते हैं। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं। तो इस डेटा में आप देखेंगे कि कॉमन क्या चीज़ है। इस डेटा में जो कॉमन चीज़ है वो स्पेस दिया गया है, यानी नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में स्पेस दिया गया है। तो हम इसको स्पेस से स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको स्पेस सेलेक्ट करेंगे तो आपको रिजल्ट कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे प्रीव्यू में शो करेगा। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से फिनिश कर देंगे। इसके बाद हम इसको ओके कर देते हैं। ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है वो यहाँ पे स्प्लिट हो जाता है। इसी तरह से एक हमारे पास दूसरा डेटा है, यहाँ पर स्पेस की जगह पे डेस्क दिया गया है। तो इसको हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, इसके लिए हम डेटा का सिलेक्शन कर लेंगे और यहाँ से टेक्स्ट टू कॉलम को ओपन करेंगे। तो सिलेक्शन में हम इसको यहाँ पे डेलीमिटेड रहने देते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हम स्पेस को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और अदर को सिलेक्ट करेंगे। अदर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम डेस्क को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद इसको नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे और इसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि हमारा जो नेम था उसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग सेल में शो करने लग जाता है। तो कुछ इस तरह से आप एक्सेल सीट में टेक्स्ट टू कॉलम को यूज कर सकते हैं। अब हम एक्सेल सीट में हाइपरलिंक को जानेंगे। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि हाइपरलिंक का यूज हम कब करते हैं। हाइपरलिंक के द्वारा हम अपनी एक्सेल सीट में एक लिंक को क्रिएट करते हैं। जब भी हम उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो जो भी हमने उस लिंक में रेफरेंस दिया है वो लिंक हमको उस रेफरेंस तक पहुंचा देता है। तो अब जानते हैं इसको हम कैसे एक्सेल सीट में क्रिएट कर सकते हैं। अभी आप हमारे पास एक समरी देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सीरियल नंबर लिया है, डेज लिया है, डिपार्टमेंट लिया है और रिपोर्ट स्टेटस लिया हुआ है। और आप हमारे एक्सेल सीट में देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग तरह की सीट्स आ रही हैं। जैसे कि ये एक हमारा डैशबोर्ड है, यहाँ मंडे के नाम से एक सीट आ रही है, यहाँ ट्यूसडे के नाम से सीट है। इसी तरह से जो वीक के डेज होते हैं उनके नाम से अलग अलग सीट यहाँ पे शो कर रही है। अब मैं चाहता हूँ कि जो डेज आ रहे हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यहाँ पर मैं एक लिंक को क्रिएट कर दूँ और जब भी मैं उस लिंक पे क्लिक करूँगा तो जो भी हमारी पर्टिकुलर सीट है मैं उस सीट पे पहुँच जाऊँगा। तो इसको कैसे हम क्रिएट करते हैं, इसके लिए हम अपना माउस का सिलेक्शन करेंगे सेल्स पर जहाँ पे मंडे लिखा हुआ है और यहाँ पे हम अपने माउस से राइट क्लिक को प्रेस करेंगे। जैसे ही राइट क्लिक प्रेस करेंगे आपको बॉटम में एक ऑप्शन मिलेगा लिंक के नाम से, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी कुछ इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो हम इस सेल में लिंक को क्रिएट करना चाहते हैं तो हम रेफरेंस में कौन सी सीट देना चाहते हैं इस लिंक में, अभी हम यहाँ पर लिंक को क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम इसको रेफरेंस देंगे कि जब भी हम इस पर क्लिक करें तो हमको रेफरेंस में क्या इनपुट चाहिए। तो रेफरेंस में हमको मंडे चाहिए, यानी जब भी मैं इस सेल पर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक हम मंडे की सीट पर मूव हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हम सेल का रेफरेंस देंगे। सेल का रेफरेंस अभी यहाँ पे A1 सेल आ रहा है, तो यानी कि हमारा जो माउस का कर्सर रहेगा वो A1 सेल पर ही रहेगा। अगर आप यहाँ पे रेफरेंस में चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको यहाँ पे ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक लिंक क्रिएट हो जाएगा। इसी तरीके से हम ट्यूसडे पे भी लिंक को क्रिएट कर लेते हैं। तो इसको भी हम माउस से राइट क्लिक प्रेस करेंगे, लिंक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लिंक के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे आएंगे और इस बार हम इसको ट्यूसडे सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि जब भी हम ट्यूसडे पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ट्यूसडे की सीट ओपन हो जाएगी। रेफरेंस सेल में हम यहाँ पे A1 इसको रहने देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि लिंक क्रिएट हो गया है। इसी तरीके से बाकी के जो डेज हैं यहाँ पर भी मैं लिंक को क्रिएट कर दे रहा हूँ। तो मैंने बाकी के डेज में भी लिंक को क्रिएट कर दिया है। अब जब भी हम कोई भी लिंक पर क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर वही सीट ओपन हो जाएगी। तो मान लीजिए अभी मैं यहाँ पे ट्यूसडे पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं ट्यूसडे पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि जो ट्यूसडे की सीट है वो यहाँ पर ओपन हो जाती है। अगेन से डैशबोर्ड में आ जाते हैं और इस बार हम मंडे पे क्लिक करेंगे। मंडे पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो मंडे की सीट है वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाती है। डैशबोर्ड में बाहर आते हैं और इस बार सैटरडे पे क्लिक करते हैं तो सैटरडे की सीट ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, हाइपरलिंक का पर्पस ओनली इतना ही रहता है कि जब भी हम कोई भी लिंक एक्सेल सीट में क्रिएट करते हैं तो जो भी हम लिंक में रेफरेंस देंगे तो रेफरेंस ऑब्जेक्ट ओपन हो जाएगा लिंक के थ्रू। अब हम एक्सेल सीट में डेटा सॉर्टिंग को जानेंगे। एक्सेल में डेटा सॉर्टिंग का भी काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। तो डेटा सॉर्टिंग के लिए आप अपने एक्सेल के टूल बार में जाएंगे। यहाँ पे आपको डेटा टूल बार मिलेगा। डेटा टूल बार में यहाँ पे एक सॉर्ट का आपको ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ से आप अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। इसको हम फिल्टर के द्वारा भी सॉर्ट कर सकते हैं। फिल्टर के द्वारा सॉर्ट करने के लिए आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक यहाँ पे डेटा आ रहा है।
पहले मैं यहाँ पे फ़िल्टर को अप्लाई कर दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे Alt T F से फ़िल्टर को अप्लाई कर दिया है। आप Ctrl Shift L के द्वारा भी फ़िल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। ये शॉर्टकट कीज रहती हैं फ़िल्टर को लगाने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो अमाउंट आ रहा है, हम इस अमाउंट को सॉर्ट करेंगे। तो सॉर्ट करने के लिए फ़िल्टर को ओपन करेंगे। फ़िल्टर को ओपन करेंगे तो सबसे टॉप में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो दो तरह से आप इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। तो पहले हम इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करते हैं। तो हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो सबसे छोटी वैल्यू है वो सबसे ऊपर आ जाती है और जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो सबसे नीचे शो कर रही है। इसी तरीके से अगर हमको लार्जेस्ट टू हाईएस्ट करना है तो हम इसको लार्जेस्ट टू हाईएस्ट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से आप डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू को सॉर्ट किया हुआ है। अगर आप अल्फ़ाबेटिक को भी सॉर्ट करना चाहते हैं तो आप अल्फ़ाबेटिक को भी सॉर्ट कर सकते हैं। तो एक बार मैं अल्फ़ाबेटिक को सॉर्ट करके देख ले रहा हूँ। मैंने फ़िल्टर को ओपन किया हुआ है और यहाँ पे A to Z ऑर्डर में मैंने यहाँ पे क्लिक किया है। तो आप देखेंगे कि जो अल्फ़ाबेटिक ABCD जो ऑर्डर रहता है वो आपको A to Z ऑर्डर में कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर आप Z to A ऑर्डर में चाहते हैं तो आप इसको Z to A ऑर्डर में भी कर सकते हैं। तो हमने इसको Z to A ऑर्डर में किया है। तो आप देखेंगे कि जो डेटा है वो Z to A ऑर्डर में यहाँ पे शो कर रहा है। दोस्तों, अब हम एक्सेल में मैक्रो के बारे में जानेंगे कि मैक्रो क्या होता है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि मैक्रो को हम क्यों यूज करते हैं। तो अभी आप हमारे पास एक डेटा देख रहे हैं। इस डेटा में आप देख रहे होंगे कि जो फॉर्मेटिंग यहाँ पे यूज की गई है वो प्रॉपर फॉर्मेटिंग नहीं है। आप देखेंगे कि इसका कहीं पे फॉन्ट बोल्ड है, कहीं पे इटैलिक है, कहीं पे इसका फॉन्ट का जो साइज़ है इंक्रीज है, कहीं डिक्रीज साइज़ है, कहीं पे कलर यूज किया गया है। तो कुछ डिफरेंट तरह की यहाँ पे फॉर्मेटिंग आ रही है। तो हम बात कर रहे थे कि मैक्रो को हम यूज क्यों करते हैं। जब हमको एक्सेल में एक ही काम को बार बार करना होता है तो हम उस काम को एक बार में रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्ड की हेल्प से हम उसी काम को सेकंडों में कर सकते हैं, इसीलिए हम मैक्रो का यूज करते हैं। तो अभी हम इस डेटा पे मैक्रो का यूज करेंगे और आपको बताएंगे कि मैक्रो को हम अपने डेटा में कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए आपको अपने टूल बार में जाना होगा। यहाँ पे आपको एक डेवलपर का आपको एक टैब मिलेगा। अगर आपके एक्सेल में डेवलपर टैब एक्टिव नहीं है तो मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था कि आप अपने एक्सेल की सेटिंग को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। वहाँ से आप अपने डेवलपर टैब को इनेबल कर सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे डेवलपर टैब पर क्लिक कर लिया है। डेवलपर टैब पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक रिकॉर्ड मैक्रो का आपको एक ऑप्शन मिलेगा। रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको मैक्रो का नाम मांग रहा है, तो मैक्रो का कोई भी नाम आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग टाइप कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे मैक्रो का नाम फॉर्मेटिंग दे दिया है। आपको नाम के बीच में कहीं पे स्पेस यूज नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे शॉर्टकट की मांग रहा है कि शॉर्टकट की क्या देना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आप शॉर्टकट की प्रेस करें और आपका मैक्रो रन हो जाए तो आप यहाँ पे अपना कोई भी शॉर्टकट की बना सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे CTRL+ आ रहा है, तो आप कोई भी बटन आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका शॉर्टकट की क्रिएट हो जाएगा। मैं अभी इसको यहाँ पे स्किप करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आता है स्टोर मैक्रो इन। तो यहाँ पे दिस वर्कबुक आता है, यानी कि जो भी मैं मैक्रो को रिकॉर्ड करूँगा वो केवल इसी वर्कबुक पे काम करेगा। अगर आप यहाँ पे पर्सनल मैक्रो वर्कबुक कर लोगे तो आप अपने किसी भी एक्सेल सीट में इस मैक्रो को रन कर सकते हैं। मुझको अभी यहाँ पे केवल इसी वर्कबुक पे अपना मैक्रो को रन करना है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं इस मैक्रो के बारे में कि जो आप मैक्रो क्रिएट कर रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको जस्ट ऐसे टेक्स्ट डाल दे रहा हूँ। अगर आप इसको ब्लैंक रखना चाहते हैं तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप इसको ओके करेंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपका मैक्रो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अब मैं जो भी कमांड अपने एक्सेल सीट में जो भी एक्टिविटी करूँगा वो सारा रिकॉर्ड होता रहेगा। तो मैंने सबसे पहले इसको यहाँ से सिलेक्शन किया हुआ है, तो ये हमारा रिकॉर्ड हो गया है। इसके बाद मैं अपने होम टूल बार में गया हूँ तो ये भी रिकॉर्ड हो गया है। होम टूल बार में जाने के बाद यहाँ से मैं इसकी फॉर्मेटिंग को चेंज कर रहा हूँ। तो मैं इसकी फॉर्मेटिंग को कैलिबरी फॉर्मेटिंग में कर दे रहा हूँ। तो इसकी सारी फॉर्मेटिंग कैलिबरी फॉर्मेटिंग हो गई है। इसके बाद इसका जो फ़ॉन्ट का साइज़ है उसको मैं 11 तक इसको फिक्स कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप डेटा में देख रहे होंगे कि कहीं पे बोल्ड है, कहीं पे अनबोल्ड है। तो मैं यहाँ पे बोल्ड को 2 बार क्लिक करूँगा। तो मैंने यहाँ पे 2 बार क्लिक किया हुआ तो सारा अनबोल्ड हो गया है। इसी तरह से यहाँ पे कहीं पे आप देखेंगे कि इटैलिक फॉर्मेट यूज किया गया है। तो इसको भी मैं 2 बार प्रेस करूँगा। अंडरलाइन को भी मैं 2 बार प्रेस करूँगा तो सारा अंडरलाइन भी रिमूव हो गया है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो सेल की बैकग्राउंड फॉर्मेटिंग है वो कहीं पे येलो कलर में की गई है। तो हम सारा सेल जो है उसको नो फिल कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे सेल को नो फिल कर दिया है।
जो टेक्स्ट का फ़ॉन्ट आ रहा है वो रेड में आ रहा है, कहीं पे ब्लू कलर में आ रहा है। तो टेक्स्ट के फ़ॉन्ट को भी मैं ब्लैक कलर में कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ से इसको ब्लैक कलर में कर दिया है। इसके बाद मैं इस फ़ॉन्ट को सेंटर फ़ॉन्ट कर देता हूँ। सेंटर फ़ॉन्ट करने के बाद आप देख रहे होंगे कि जो टेक्स्ट है वो अप्रोप्रिएट फॉर्मेट में नहीं है। तो मैं कॉलम के बीच में जो डिवाइडर है इस पर मैं 2 बार क्लिक करूँगा तो ये सारा फॉर्मेट हमारा अरेंज हो जाता है। इसके बाद अगेन मैं डेवलपर टैब में जाऊंगा और यहाँ से इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दूंगा। अभी जो मैंने माइक्रो में जो कमांड दी हुई है वो सारी कमांड मेरी रिकॉर्ड हो गई है। अब मान लीजिए यही फाइल हमको दोबारा मिलती है, तो मैंने सैम्पल फाइल में यहाँ पे डेटा को नोट किया हुआ है, सेम उसी डेटा को नोट किया हुआ है। तो मैंने सैम्पल फॉर्मेट में एक डेटा को लिया हुआ है। अब इस डेटा को मैं मैक्रो के द्वारा इसको फॉर्मेटिंग करूंगा। इसके लिए मैं पहले डेवलपर टैब में जाऊंगा, यहाँ पे मैक्रो पे क्लिक करूंगा। मैक्रो पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि मैंने फॉर्मेटिंग के नाम से एक मैक्रो पहले से क्रिएट किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे इस पर रन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं रन पे क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग प्रॉपर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको यहाँ पे एक मैक्रो का बेसिक यूज के बारे में बताया है। अगर आपके पास किसी और तरह का डेटा होता है तो उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं और मैक्रो को रन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि BVA का फुल फॉर्म क्या होता है, BVA क्या है और इसका मतलब क्या होता है, BVA का यूज क्या होता है, BVA के फीचर्स के बारे में जानेंगे, BVA विंडो के बारे में जानेंगे, BVA वेरिएबल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और BVA के रूल क्या होते हैं। जब हम इसको क्रिएट करते हैं तो उसके रूल क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम BVA की फुल फॉर्म को जानते हैं। BVA को हम विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन कहते हैं। अब जानेंगे BVA क्या है और इसका मतलब क्या होता है। BVA को विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन भी कहा जाता है। यह माइक्रोसॉफ्ट से एक इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग भाषा है जो अब मुख्य रूप से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन जैसे कि MS एक्सेल, MS वर्ड तथा MS एक्सेस के साथ में प्रयोग की जाती है। यह कस्टमाइज एप्लीकेशन तथा उसके हल के निर्माण में सहायता करती है जो उन एप्लीकेशन की क्षमताओं को बढ़ाती है। इस सुविधा का बेनिफिट यह है कि अगर हमारे पीसी में पहले से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल है तो हमें अपने पीसी पर विजुअल बेसिक इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है। BVA के यूज के बारे में जानेंगे। MS एक्सेल केवल बेसिक बिल्ट इन फीचर प्रोवाइड करता है जो कठिन कैलकुलेशन में काम नहीं कर पाता है। ऐसी सिचुएशन में BVA के थ्रू हम इनपुट को प्राप्त कर पाते हैं। एक्सेल के बिल्ट इन फंक्शन का उपयोग करके लोन का प्रतिमाह भुगतान कैलकुलेशन करना काफ़ी कठिन होता है, परंतु इस प्रकार के कैलकुलेशन के लिए हम BVA को यूज करते हैं और ये बहुत सरल होता है। BVA के फीचर्स के बारे में जानते हैं। BVA में डेटाबेस से कनेक्टिविटी की जा सकती है। BVA के द्वारा कठिन कार्यों को प्रोग्रामिंग के द्वारा सरल बनाया जा सकता है। BVA अनेक एप्लीकेशनों जैसे MS एक्सेल, MS एक्सेस आदि पे कार्य करने के लिए एक एनवायरनमेंट प्रदान करता है। BVA में स्ट्रिंग गणितीय आदि ऑपरेशन के लिए बिल्ट इन फीचर अवेलेबल रहते हैं। BVA में कोई भी यूजर स्वयं के यूजर डिफाइंड फंक्शन बना सकता है। अब चलिए जानते हैं कि BVA में कितने प्रकार के विंडो होते हैं। MS एक्सेल में विजुअल बेसिक एडिटर को एक्सेस करने के लिए सबसे इजी तरीका जो है वो है Alt और F11 कीज को एक साथ प्रेस करना होता है। आपको कुछ इस तरह की विंडो आपको शो होगी। सबसे टॉप में यहाँ पर ये मेन्यू बार होता है, उसके नीचे टूल बार रहता है। साइड में आप यहाँ पे देखेंगे तो ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है, ये हमारी कोड विंडो रहती है। इसके नीचे ही इमीडिएट विंडो होती है और साइड में ये प्रॉपर्टीज विंडो होती है। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस होता है। अब हम BVA वेरिएबल के बारे में जानते हैं। जब किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है तब हमें उसके डेटा टाइप को भी लिखना होता है, क्योंकि किसी भी वेरिएबल में स्टोर की गई वैल्यू उसके डेटा टाइप पर निर्भर करती है। हालांकि BVA डेटा टाइप के बारे में ध्यान दिए बिना स्वचालित रूप से आपके डेटा को नियंत्रित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रोग्राम बहुत धीरे धीरे एग्जीक्यूट होता है। BVA डेटा टाइप के कई प्रकार हैं जो संपूर्ण रूप से 2 कैटेगरीज में डिवाइड है। पहला है न्यूमेरिक डेटा टाइप, दूसरा है नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप। वेरिएबल के लिए रूल क्या रहते हैं। वेरिएबल को जब हम क्रिएट करते हैं तो उसके रूल क्या है। वेरिएबल के नाम का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो अल्फाबेटिक वर्ड में होना चाहिए। दूसरा रूल है इसका, वेरिएबल के नाम में जो भी स्पेस होता है या कॉमा होता है या अन्य कोई कैरेक्टर होता है जैसे $, हैश, इसका प्रयोग नहीं होता है। वेरिएबल का नाम 255 कैरेक्टर से अधिक नहीं होना चाहिए। वेरिएबल के नाम विजुअल बेसिक के रिजर्व्ड कीवर्ड का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। BVA में वेरिएबल्स का प्रयोग करने से पहले उन्हें निम्न प्रकार से परिभाषित करने की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है और नीचे उदाहरण भी दिया हुआ है।
यहाँ पे वेरिएबल्स का नाम m/var करके मैंने दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।